ओके गुड। ये सिर्फ 1 मिनट और दे, मैं तुझसे कोई ऐसे ज्वाइन कर लूँ। आवाज विजिबल है भाई? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ये तो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि बीसीएनएफ के अंदर जो रिलेशन आपका होता है, बीसीएनएफ में तब होता है इफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनईएफटी इज की ऑफ अ रिलेशन। तो अगर ये हम इसको देखें जिसको हमने डिस्कस करना भी स्टार्ट किया था, कि हमारे पास एसएसएन है, फोन नंबर, ये की बनता है इस टेबल की। दिस इज द की ऑफ मेगा रिलेशन आर। यहाँ से कुछ मनाहिल, आपका क्या सवाल है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या हुआ? आवाज इको क्या आ रही है? ओके, इसको भी देख लेते हैं। इस तरफ मोहम्मद जाहिद, आप अवेलेबल हैं दूसरी कॉल में? जाहिद, हाँ जी, मैं वही आपकी सही करने लगा हूँ। आपने मुझे बताना है कि कब आवाज आना स्टार्ट होगी। अब ठीक हुई है बात? अभी भी इको है? हो जानी चाहिए थी यार। अब ठीक है बात, जाहिद? ओके, ठीक है। तो हम डिस्कस ये कह रहे थे
कि एसएसएन नंबर जो है वो यहाँ पे एफडी है, एसएसएन डिटरमिन नेम एंड सिटी। तो इस टेबल की जो की है वो एसएसएन है और फोन नंबर है। तो अगर आपने बीसीएनएफ में जाना है तो इस एफडी की लेफ्ट हैंड साइड शुड बी द की ऑफ बीसीएनएफ, सॉरी शुड बी द की ऑफ एनी रिलेशन। तो हम चाहते हैं कि ये की बन जाए किसी टेबल की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को स्प्लिट करना पड़ेगा R1 में। R1 में आप क्या करेंगे, एसएसएन का क्लोजर ले लें, इस लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर ले लें और इसका क्लोजर निकालने तो आएगा हमारे पास एसएसएन नेम एंड सिटी, ये आ जाएगा। तो एक टेबल में आप भेज देंगे एसएसएन नेम एंड सिटी। तो आपने किस एफटी की बेस पे चीजों को डिकम्पोज करना स्टार्ट किया, एसएसएन डिटरमिन नेम कोमा सिटी, इस एफटी की बेस पे आपने सेपरेट किया, लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लेके तमाम एट्रीब्यूट्स को R1 में भेज दिया। R2 में लेफ्ट हैंड साइड प्लस अदर एट्रीब्यूट्स फोन नंबर। तो हमारे पास बनता यह है कि लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड प्लस अदर एट्रीब्यूट्स, अदर का मतलब है जो बच गए वो टेबल 2 में आ जाएंगे। इस तरह से आपने टेबल को सेपरेट करना है। आपने फॉर एनी एफटी चेक करना है कि आइदर दिस इज द गुड एफटी या बैड एफटी। गुड एफटी क्या होती है, गुड एफटी वो होती है अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड किसी टेबल की हो। अब हमने इसको यहाँ पे की बना दिया एसएसएन को, और इस टेबल की इस तरह से बनी कि इसकी बेस पे तमाम एट्रीब्यूट डिटरमिन किए जा सकते हैं R1 में। ये गुड एफटी हो गई। अब पहले थी ये बैड एफटी। बैड एफटी इसलिए थी कि ये किसी टेबल की नहीं थी। अब ये गुड एफटी बन गई। जब तक आपकी तमाम बैड एफटीज गुड एफटी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बीसीएनएफ का एल्गोरिथम मैं दोबारा बता देता हूँ। बीसीएनएफ के लिए कंडीशन है कि किसी भी एफटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो की होनी चाहिए किसी ना किसी टेबल की। इफ A determine B, then A should be the key of a relation R। इसमें अगर आ जाए, इसमें करना क्या है, इस केस में अगर नहीं है फिर क्या करेंगे, तो ये करेंगे उस टेबल को स्प्लिट कर देंगे, डिकम्पोज करेंगे दो टेबल्स में। टेबल 1 में लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर, टेबल 2 में लेफ्ट हैंड साइड प्लस अदर एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। अब मैं एक एग्जांपल लेके सामने आता हूं तो आप लोगों ने देखना है कि इसको हम कैसे कह सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, मेगा टेबल R, इसके साथ एफटीज गिवन हैं। आप लोग अपने पास ही चेक करें कि इस टेबल की क्या बनती है, तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि इस टेबल की क्या है, और लेकिन आप अपने पास एक दफा डबल चेक कर लें। अगर मैं ए का कलर लूँ तो ABCD चार एट्रीब्यूट्स यहाँ से आ जाते हैं। तो अगर इस टेबल को की बनाना है, ए को की बनाना हो, तो ए से तमाम एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कहता है कि ए से अगर मैं ए का क्लोजर लूं तो तमाम एट्रीब्यूट्स नहीं आए, तो इस टेबल की क्या होगी, AE इस टेबल की हो सकती है, उससे तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं पहली एफटी की बात करूं तो दिस इज द बैड एफटी, क्योंकि ये किसी टेबल की नहीं है। जो मेगा टेबल है उसके अंदर की बनती है ए और ई, हमें बनाना है ए को की बनाना है। इसके लिए पहली एफटी की बेस पे आप डिकम्पोज करते हैं इसको। पहले टेबल में सॉरी, हम दोनों तरीकों से कह सकते हैं। इसने क्या किया है, इसने किया है ये दूसरी वाली एफटी पकड़ी है, एफटी नंबर 2 से स्टार्ट किया। हम दोनों तरीकों से कह लेते हैं, पहले स्लाइड वाला तरीका कह लेते हैं। स्लाइड वाले में ये किया है कि उसने दूसरी वाली एफटी पकड़ी है, उसने क्या सी डिटरमिन डी की बेस पे
सी शुड बी द की। तो उसने सी का क्लोजर लिया, सी का क्लोजर लेके उसने कहा कि सी और डी जो है वो आ जाएं इसमें। ये करते हैं इसको ना, अलग पेज पे एग्जांपल को कर लेते हैं, वरना कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो हमारे पास था टेबल आर, ए बी सी डी एंड ई, और एफ डी थी ए डिटरमिन बी कोमा सी एंड सी डिटरमिन डी। तो हम अपने तरीके से करते हैं, हम पहले एफ डी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर एफ डी नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आर को हमने पकड़ा, हमने देखा कि जो ये वाली एफ डी है, दिस इज द बैड एफ डी। बैड एफ डी, बैड एफ डी क्यों है? दिस इज नॉट द की, नॉट की ऑफ अ टेबल ऑफ रिलेशन, एनी रिलेशन। एनी रिलेशन का मतलब मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं आपके पास स्कीमा में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट इस तरीके से करेंगे, R1 में जाएगा ए का क्लोजर, R2 में जाएगा ए कोमा अदर एट्रीब्यूट्स। सो अगर ए का क्लोजर लें तो हमारे पास आता है R1, ए बी सी एंड डी। ए के क्लोजर में ये एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। R2 में आ जाएगा ए कोमा ई। तो यहां तक तो हो गया, हमने पहली एफ को। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लिया, इसमें ए को आपने की बना देना। अब यहाँ पे ए की बन गया, इसमें तो की बन गई है, तो ये जो है ये गुड एफ में कन्वर्ट हो गई। अब हम दोबारा देखेंगे क्या कोई बैड एफ है। सी का क्लोजर लेंगे, सी का क्लोजर किस टेबल में लेंगे, इस वाले में लेंगे या इस वाले में लेंगे, R1 या R2? तो R1। इसका जवाब ये है कि R1 में लेंगे, क्योंकि सी और डी R1 में है। दोनों जहां पे होंगे वहीं पे क्लोजर लिया जाएगा, R2 में क्लोजर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजर लेके देखते हैं सी का क्लोजर, तो तमाम एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। अगर नहीं आते तो दिस इज द बैड एफ। तो इससे आएगा सी और डी आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू ऑल एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी। अब इस टेबल के एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए हैं, पहले था ई तक थे, अब हमने ये देखने हैं कि ये जो है ये इक्वल नहीं है ए बी सी एंड डी के। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, हमने एफ डी पकड़ी है, सी डिटरमिन डी, तो इसकी बेस पे सेपरेट किया। सी का क्लोजर इस टेबल में आ जाएगा, सी प्लस अदर एट्रीब्यूट्स इस टेबल में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से चूंकि आपने स्टार्ट किया है, तो अब ऑल एट्रीब्यूट्स में आपके सिर्फ ए बी सी एंड डी हैं। तो सी का क्लोजर लें, इसको R3 का नाम दे देते हैं, सी कोमा डी कह देते हैं, और R4 में सी कोमा अदर एट्रीब्यूट्स में ए और बी आ जाएगा। अब जो फाइनल आपका मेगा रिलेशन कन्वर्ट हुआ वो ये होगा, ये वाला, ये और ये, इसमें सी ये की बन गई। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेबल हमारे फाइनल बने। लीस्ट नोड वाले आपने पकड़ लिया, लीस्ट नोड ये है और ये। R2 वाला टेबल बना है ए कोमा ई, R3 वाला टेबल बना है सी कोमा डी, एंड R4 वाला टेबल बना है ए बी एंड सी। मैंने इसको तरतीब में कर दिया है। तो इस वाले में जो की है वो सी है, इस वाले में ए है, और इस वाले में कोई की नहीं है, क्योंकि वो किसी से सेपरेट होके अदर एट्रीब्यूट्स के खाते में आया था। तो अब आपकी ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, नॉर्मल फॉर्म विच इज BCNF। BCNF जो है वो 3.5 नॉर्मल फॉर्म है। इसका मतलब है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, और BCNF में भी है। मतलब BCNF में होगा तो इसका मतलब है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऑटोमेटिकली है। BCNF में आने के लिए लाजमी है कि आपका टेबल 3NF में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट जब हमारा BCNF में, हमने कहा कि इस टेबल को हम कैसे BCNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके फाइनल टेबल हैं
ये आप डेटाबेस में टेबल बनाएंगे कि आपका मेगा टेबल ये है, तो उसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर मैं 2 मिनट का आपको पॉज दूंगा ताकि आप हजम कर लें। सर एक दफा ये बता देंगे कि मेगा टेबल को हमने ये कैसे डिडक्ट किया कि R1 R2 R3 इन टेबल्स में कन्वर्ट स्टूडेंट कर। ज्यादा हैं तो कैसे फैसला किया कि ये 3 टेबल में जी कन्वर्ट कर लें? जी जी। इस फैसला हमने इस बेस पे किया, हमने ये नहीं फैसला किया कि 3 टेबल में कन्वर्ट कर लें। हमने जो है वो इस बेस पे फैसला किया कि कोई बैड एफडी तो नहीं रह गई, तमाम एफडी गुड एफडी में कन्वर्ट हो गई हैं। तो साइम आप खुद ही बताएं कि मैंने गुड एफडी की क्या डेफिनेशन बताई थी। सर ये है कि वो सबको डिफाइन करें। लेफ्ट हैंड साइड को किसी ना किसी टेबल की होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही एफडी थे, ये वाली एफडी है 1 वाली और 2 वाली। क्या ए किसी टेबल की है? बस इस सवाल का आपने जवाब देना है। ए किसी टेबल की ए नहीं, किसी की नहीं है। R4 में ए जो है वो की है ना, की देखिए ना, जो हमने कन्वर्ट की उस साथ में ए जो है यहाँ पे की नहीं बना सकता। जब हमने R1 को यहाँ पे सेपरेट किया था तो ए को यहाँ पे की बना के याद नहीं भी था। तो आप ए का कोई लें, ठीक है, ए से क्या क्या डिटरमाइन होता है, ए बी और सी तो और डी भी आते हैं। इस टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं है ही 3 है, ए से डिटरमाइन हो सकते हैं। ए जो है वो की है किसी ना किसी टेबल की। जी सर ये कैसे पता चलता है सी कि की गुड है, इस तरह से सी का किसी ना किसी टेबल की है। जी जी, एक बारी पे क्या क्या हैंडल कर लिया करें। सी R3 की है। जी दिन आपका सवाल था। जी सी भी की है, देखिए R3 की है। जी सलाहुद्दीन आपका सवाल है। जी सर, सवाल नहीं सर, आपकी आवाज़ बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही है बार बार, मतलब थोड़ी देर के लिए आती है फिर कटने लग जाती है। अब क्लियर है इस टाइम पे? जी सर, इस टाइम पे क्लियर है, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा वो होने जाती है, कट कट होने लग जाती है। स्टैटिक आना शुरू हो जाता है साथ साथ आवाज के। आई थिंक इंटरनेट बीच में तंग करता होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम बीच में लेक्चर रिकॉर्डिंग तो देंगे ही आपको उस वक्त में। अच्छा, इसमें आपका सवाल था, अब आप बताएं क्या सवाल था, कैसे पता लगेगा? सर ये कैसे पता चलेगा कि जो रिलेशन हमें दिया गया है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं? थर्ड नाम फॉर्म ही है बीसीएनएस में। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई रिलेशन हमें दिया जाएगा, जैसे एक आर अपने एक एग्जांपल ली है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम इसको बीसीएन में कन्वर्ट कर लें, तभी होगा ना अभी जब तो वो। मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि बीसीएनएस में है कि नहीं है। ये अच्छा जो तो आपको मैंने एल्गोरिथम बताया है, ये नहीं देखता कि फर्स्ट नॉर्मल में गए थे या नहीं, ये आपको सारी चीजें खुद ही मैनेज कर देता है, इम्प्लिसिटली सारा काम कर देता ओके, ठीक है। है, ठीक है? तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड में है कि नहीं। जी खोलिए सुनील। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने ए की बेसिस पे पहले R1 बनाया, उसके बाद फिर आपने सी को की बनाया, आपने अ, दो फिर टेबल्स की हैं, एक सी भी है अपनी एफडी के बेसिस पे, फिर अगला आपने ये किया कि जो बच के रह गए हैं वो सी की के बेसिस पे। मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ आया जो आपने R1 को लिखा।
जी, एल्गोरिथम ये कहता था कि अगर मैंने इस टेबल को पकड़ा है ए बी सी डी, आप समझ लें, आप बाकी भूल जाएं, अब आप यहाँ पे आ गए, इस नोड को आपने सॉल्व करना है और आपको दिया गया है कि सी डिटरमिन डी जो है वो एफ टी है। अब आप देखें ये गुड एफ टी है, ये बैड एफ टी। आपने फैसला किया है कि ये है बैड एफ टी। तो बैड एफ टी के लिए आपने क्या करना होता है, टेबल को सेपरेट करना होता है। वो सेपरेट करने का मैकेनिज्म क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इस ई की जो है, जो भी सी है, इसको आपने इसका ले लेना, एक टेबल में रखते हैं एट्रीब्यूट्स सी और डी, उसका कोई एक टेबल चला गया। दूसरे टेबल में क्या जाएगा, सी के साथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ अदर एट्रीब्यूट चले जाएंगे। तो इस तरह से वो चला जाता है दूसरे टेबल में। मैं आपको एल्गोरिथम शो करता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि हमने बेसिकली किया सर क्या आवाज क्लियर नहीं है आपकी। है। जी, मैं ऐसे करता हूँ, इंटरनेट से शेयर करता हूँ, उम्मीद है शेयर क्लियर हो जाए। सर आपने पहले फर्स्ट एफडी से किया फिर सेकंड एफडी से किया, पहले हम सेकंड से कर सकते हैं और बाद में फर्स्ट से कर लें, ऐसे पॉसिबल होगा? हाँ जी, आपका क्या सवाल है? सर आपने पहले फर्स्ट एफडी से किया फिर सेकंड एफडी से किया, हम पहले सेकंड से करके बाद में फर्स्ट से कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर लें, सेम आंसर आना चाहिए। या सेम नहीं भी आएगा तो जो भी टेबल बनेंगे वो भी बीसीएनएफ में होने चाहिए, थोड़े से डिफरेंट भी कभी हो सकता है। अभी आप लोग स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे एल्गोरिथम पढ़ें कि आप कैसे सेपरेट करेंगे चीजों को। जी हमदा। सर अगर इस एग्जांपल में तो हमारे पास दोनों बैड एफडी थी ना, अगर हमारे पास एक बैड एफडी हो और एक गुड एफडी हो तो फिर उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, गुड एफटी की बेस पे कोई सेपरेट नहीं होगा, बैड एफटी की बेस पे सेपरेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप एल्गोरिथम देखते हैं तो उसने भी यही कहा हुआ है कि आप क्या करें, आप डिकम्पोजिशन से करें आर को, कि एक में एक्स का करोगे, एक्स डिटरमिन ए अगर आपके पास एफ है। होप्सो के आवाज अब ठीक होगी, मैंने इंटरनेट स्विच किया है। ठीक है जी, हमदा आपका सवाल हो रहा था यहाँ पे, एक्स डिटरमिन ए अगर हमारे पास एक एफ टी है तो एक्स का क्लोजर जो है वो एक टेबल में आ जाएगा, दूसरे टेबल में एक्स यूनियन अदर एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और फिर रिकर्सिवली दोनों टेबल्स को हम डिकम्पोज करेंगे अगर डिकम्पोज करने की जरूरत हमें पेश आई। जी ओके सर। उम्मीद है कि बीसीएनएफ सबको क्लियर है। ठीक है, ओके। मुतीबुर रहमान। जी सर, ये R2 के अंदर वो कौन सा एट्रीब्यूट है? किसमें कौन सी की है? R2 जो टेबल है इसमें A और E है, इसमें की कौन सा? जी जी, इसमें की अभी कोई नहीं है, अगर की कोई ना हो तो दोनों एट्रीब्यूट्स भी की हो सकते हैं। अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, वो थ्योरम क्या कहता है, वो वो थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हों हमेशा, तो दोनों बीसीएनएस में होते हैं। अगर कोई भी टेबल हमारे पास आर हो, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स ए और बी हों, दिस इज ऑलवेज इन बीसीएनएस। क्यों बीसीएनएस में? हमें उसको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मल्टीपल कम्बिनेशन होते हैं। मल्टीपल कम्बिनेशन है, पहला कम्बिनेशन है नो की, दूसरा है ए इज द की, तीसरा है बी इज द की, चौथा है ए इज की एंड बी इज द की।
पहले हम इसको देखते हैं। अगर आपको ये टेबल दिया जाए और आपको कहा जाए कि ए डिटरमिन बी इसके लिए एफ टी एग्जिस्ट करती है, तो आपने देखना है दिस इज द बैड एफ टी या गुड एफ टी। तो आप क्या करेंगे, आप ए का क्लोजर लेंगे, आप देखेंगे ए और बी दोनों जो है इससे डिटरमिन हो सकते हैं ए से। तो ए जो है वो गुड एफ टी है, इसलिए इसको सेपरेट करने की मजीद जरूरत नहीं है, डिकम्पोज करने की नीड नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ टी ये वाली होल्ड करती है, बी डिटरमिन है, तो आप क्या करेंगे, बी का क्लोजर लेंगे, उससे भी तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, तो तब भी ठीक है। चौथे वाले का भी केस सेम ही हैंडल हो जाएगा। अगर कोई भी की नहीं है, नो की का मतलब है कोई एफ टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई एफ टी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ए और ई के केस में आपको मैंने बताया कि कोई एफ टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ठीक है, उस टेबल की कोई की नहीं बनेगी, वो ऐसे ही रहेगा। तो लाजमी नहीं हर टेबल की कोई की हो। अगर किसी टेबल की नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों एट्रीब्यूट्स मिलके ही फैसला कर रहे हैं की का। ओके सर, थैंक यू। जी, हमने गुड डिजाइन के बारे में 3 चीजें पढ़ी थी कि 3 चीजों में से कोई 2 चीजें होनी चाहिए, और गुड डिजाइन में वही होती हैं रिडंडेंसी एंड मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। गुड डिजाइन वो होता है नो रिडंडेंसी, नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, और नंबर 3 ये है एफ टी प्रिजर्वेशन। अभी हम ये वाला थर्ड वाला मसला देखते हैं कि क्या होता है। बीसीएनएफ गारंटी करता है, गारंटी, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, गारंटी करता है कि जब हम बीसीएनएफ का एल्गोरिथम फॉलो करेंगे तो टेबल में कोई रिडंडेंसी नहीं रहेगी। इस बात की गारंटी होती है अगर आपने बीसीएनएफ एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया। दूसरे नंबर पर ये भी गारंटी करता है कि मैंने जो टेबल डिकम्पोज किए हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेट इज अगर उसने 2 टेबल बनाए हैं एक मेन टेबल से, तो दिस इज द लॉसलेस जॉइन। अच्छा, अगर आपका जॉइन लॉसलेस है या नहीं है, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको चेस टेस्ट एक हमारे पास होता है, चेस टेस्ट हम चलाते हैं, उससे पता चलता है कि लॉसलेस जॉइन है या नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि साबित करने के लिए कि वाकई क्या लॉसलेस जॉइन हुआ है या नहीं। तो बीसीएनएफ पहली 2 चीजों की गारंटी करता है, बीसीएनएफ गारंटी इज 1 एंड 2, लेकिन थर्ड की गारंटी नहीं देता। तो कई दफा हमें थर्ड चाहिए होता है, कभी ये मसला आ जाए तो फिर हम भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे चले जाते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म 2 एंड 3 की गारंटी देता है, कहता है रिडंडेंसी तो चांस है रहेगी, लेकिन एफ टी फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैं प्रिजर्व करूंगा। वो कैसे करेगा, पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया। ये हमारे पास 2 एफ टी गिवन थी, यूनिट डिटरमिन कंपनी एंड कंपनी प्रोडक्ट डिटरमिन यूनिट। ये टेबल था, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स थे। तो हमने पहली एफ टी पकड़ी, वेदर इट इज गुड एफ टी या बैड एफ टी। तो यूनिट का हमने क्लोजर लिया, तो यूनिट के क्लोजर से सिर्फ यूनिट एंड कंपनी आया, यूनिट एंड कंपनी आया, उसके अलावा और कोई चीज नहीं आ सकी। तो अगर इससे तमाम एट्रीब्यूट्स नहीं आ सकते तो इसका मतलब भाई यूनिट जो है वो इस टेबल की नहीं है। सो दिस इज द बैड एफ टी, 1 वाली है बैड एफ टी। इसको गुड एफ टी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक टेबल में ले जाएंगे यूनिट का क्लोजर, R1 में आप क्या लेके जाएंगे, यूनिट का क्लोजर, और R2 में लेके जाएंगे यूनिट का यूनियन विद रेस्ट एट्रीब्यूट्स, अदर एट्रीब्यूट्स। तो एक टेबल में चले जाएगा यूनिट एंड कंपनी और दूसरे में चला जाएगा यूनिट एंड प्रोडक्ट। इस तरह से आप कर लेंगे सेपरेट। इस तरह से आपका बीसीएनएफ में कन्वर्ट होगा। बीसीएनएफ ये भी कहता है कि 2 एट्रीब्यूट्स अगर टेबल में हो तो वो टेबल बीसीएनएफ में होता है। अभी हमने एक थ्योरम देखा और उसकी 4 क्लॉजेस भी हमने देखी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम इस तरह से है। हमारे पास ये टेबल था
हम डाटा यहाँ पे इस तरह से रख सकते थे। यूनिट यहाँ पे की था तो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, तो मैंने ये डाटा रख दिया किसी ना किसी तरीके से। अब दो टेबल अलग अलग पड़े हैं, अब डाटा इंसर्ट हुए जा रहा है, टाइम बिंग डाटा इंसर्ट हुए जा रहा है। अब मैं इस दोनों का जॉइन कभी भी लेके तो मेरे पास जो टेबल बनेगा यूनिट, कंपनी और प्रोडक्ट का टेबल वापस आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल हमने वापस किया, ज्वाइन किया, ये वाला टेबल ये वापस ज्वाइन हुआ। और ज्वाइन हो के हमने देखना होता है कि क्या यहाँ पे तमाम एफडीज होल्ड करती हैं या नहीं करती। पहली एफडी क्या थी? यूनिट डिटरमिन कंपनी, कि अगर यूनिट की वैल्यू सेम हो तो कंपनी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे यूनिट की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि ये वाली एफडी होल्ड करती है। दूसरी एफडी हमारे पास ये थी, कंपनी प्रोडक्ट डिटरमिन। एक सेकंड में दी, ये तो हम यहाँ पे पहुंचे थे कि हमारे पास जो दूसरी एफडी है वो क्या थी? कंपनी प्रोडक्ट डिटरमिन यूनिट, कंपनी प्रोडक्ट डिटरमिन यूनिट। सो अगर हमारे पास कंपनी और प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, यहाँ पे कंपनी और प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, तो यूनिट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हुआ ज्वाइन लेने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये वाली एफडी जो है वो वायलेट हो रही है। तो इसने एफडी प्रिजर्व नहीं की। एफडी ज्वाइन लेने के बाद हमने देखा तो एफडी जाया होगी, एफडी लॉस हो गया। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन डिपेंडेंसी का लॉस हो गया। एक है डाटा लॉस। डाटा लॉस पता चलता है इससे, ज्वाइन से। और फंक्शन डिपेंडेंसी का लॉस पता चलता है कि जब आप दोबारा से अगेन ज्वाइन लें तो डिपेंडेंसी होल्ड करती है या नहीं, एफडी होल्ड करती है नहीं। अगर होल्ड नहीं करती तो आप कहेंगे एफडी का लॉस हो गया। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम क्लियर है। बीसीएनएफ इस बात की गारंटी नहीं देता, और बीसीएनएफ से फंक्शनल डिपेंडेंसी का लॉस हो सकता है। जी, अब हम आ जाते हैं जहाँ पे थे कि बीसीएनएफ, अगर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व करनी हो तो हम क्या करते हैं? बीसीएनएफ को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, कंडीशन को रिलैक्स करते हैं, और उससे हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। हैंड रेज कर सकते हैं आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो। सर लास्ट वाली स्लाइड कंपनी और यूनिट की समझ नहीं है। जी, कहिएगा क्या समझ नहीं आई? मैंने ओपन कर दी स्लाइड। सर ये लॉस वाला अगेन बता दें। हाँ, अच्छा, ओके। किसने सवाल पूछा? अर्शन ने? यस। हाँ, तुमने बताना है, मैंने सुनना है। तुमने बताना है कि हमने किया क्या, हम क्या कह रहे हैं यहाँ। ठीक है। सवाल तो बताओ ना कि समझ क्या आई अब तक। सर वो मेरा ध्यान वो कहीं और था, वो जो लॉस आप कह रहे थे ना कि इधर ये लॉस हो गई है एक एफडी, वो नहीं लॉस समझ होने का आया। मतलब ये है कि हमने इन दोनों टेबल का ज्वाइन लिया, R1 और R2, ये अलग अलग टेबल हमने बना लिए थे। अब हमने ज्वाइन ले लिया। ज्वाइन तो आप ले ही लेंगे, जैसे भी ले लेंगे, आपको मैं अकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर आप बैठ के तसल्ली से ज्वाइन ले लीजिएगा। ज्वाइन लेने के बाद हम कह रहे हैं कि आपकी दोनों डिपेंडेंसी होल्ड करनी चाहिए, 1 और 2 दोनों होल्ड करनी चाहिए। अब सवाल ये हो रहा था कि क्या सेकंड डिपेंडेंसी इस डाटा के अंदर होल्ड करती है। होल्ड करने का मतलब ये था
कि कंपनी और प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सेम है तो यूनिट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो सेम नहीं आई तो हमने कहा एफडी लॉस हो गया। ठीक है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का जो एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक नया एल्गोरिथम करना पड़ेगा उससे पहले, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले, विच इज मिनिमल बेसिस। मिनिमल बेसिस क्या होता है? सबसे पहले सवाल ये, बेसिस क्या होता है? बेसिस ये होता है कि मेरे पास एफ का सेट F1 है जिसके अंदर एफ है, एफ नंबर 1, एफ नंबर 2, एफ नंबर 3, 3 मैंने लिख दी, और यहाँ पे एफ नंबर चलें, यहाँ पे 4, 7, 9 या 10, 4 एफ यहाँ पे, उनके नंबरिंग मैंने लगा दी। अगर FT1 से तमाम ये वाली एफ इन्फर की जा सके, सेट F1 से सेट F2 इन्फर किया जा सके, एंड F2 से सेट F1 इन्फर किया जा सके, मतलब F1 फॉलोज फ्रॉम F2 एंड F2 फॉलोज फ्रॉम F1, तो हम कहते हैं ये एक दूसरे की बेसिस है। बेसिस का मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि आपकी ये बेसिस बन गई। मिनिमल बेसिस नाम से जाहिर है कि अगर मैं इसमें से मिनिमल नंबर ऑफ एफ रखूँ तो ये मिनिमल बेसिस कहलाएगा। अगर F1 को किसी एक F3 से रिप्रेजेंट किया जा सके जिसमें जस्ट 2 एफ हो, एफ नंबर 10 एंड 11, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये मिनिमल बेसिस है। तो गिवन अ सेट ऑफ एफ वी हैव टू फाइंड द मिनिमल बेसिस, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले। तो मिनिमल बेसिस का एल्गोरिथम क्या है वो ये सामने है, लेकिन अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, ये बुक से मैंने कॉपी किया है। तो ये एग्जांपल है, सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं ABCDEFGH, और ये तमाम एफ की बना है सेट एस के अंदर। अब सेट एस से हमने ऐसा सेट निकालना है कि हम कम से कम एफ को इस्तेमाल करते हुए इन एफ का मकसद रिप्रेजेंट कर सके। तो हम सबसे पहला काम क्या है, जो एल्गोरिथम ये कहता है कि सबसे पहला काम पढ़ें, ऑल एफ इन द बी हैव सिंगलटन राइट साइड। राइट साइड पे सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, सबसे पहला काम। तो देखें कोई एफ ऐसी है, जैसे पहली एफ है A डिटरमिन C एंड D, तो राइट साइड पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसे सेपरेट कर लें, सेपरेट रूल अप्लाई होगा। A डिटरमिन C हो गया, A डिटरमिन D, तो ये 2 एफ में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से हमने तमाम एफ को क्या किया, उनकी राइट हैंड साइड पे सिंगल एफ रखी। तो ये तमाम वो एफ आ गई हैं जो राइट साइड पे सिंगलटन एट्रीब्यूट है। तो पहला जो चेक है वो हमने कंप्लीट कर लिया कि ऑल द एफ इन योर सेट हैव द सिंगलटन राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि ये सिंपल है। सेपरेट रूल आप अप्लाई करते हैं, सेपरेट रूल के तहत आप इन सबको सिंगल कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों इतनी लेट आते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये वो तमाम एफ हैं जो हमने इस तरह से लिख ली। ठीक है, और अब हमने देखना है इनमें से किसको कम किया जा सकता है। तो किसको कम करें, हमने 1 बाय 1 सबको खत्म करके देखना है कि क्या 1 वाली को कम किया जा सकता है। तो 1 वाली को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 को एक्सक्लूड करके, 1 को माइनस करके A का क्लोजर लेंगे। A डिटरमिन C आपने पकड़ा, आपने देखा कि क्या इसको मैं माइनस कर सकता हूँ, तो आप 1 को शामिल किए बगैर A का क्लोजर लें। तो देखेंगे क्या मैं C को इन्फर कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या 1 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या C मेरे क्लोजर में आ सकता है। तो A से मैं D तो इन्फर कर सकता हूँ, लेकिन C शायद नहीं कर सकता। अगर आप देखें तो A से मैं D कह सकता हूँ, लेकिन C नहीं कह सकता। इसलिए 1 को आप खत्म नहीं कर सकते। तो देयर इज नो वे टू गेट C विदाउट दिस एफ
सो डिसीजन ये है कि इस एफडी को हम रिमूव नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप दिस एफडी। फिर हम आगे जाके दोबारा से देखेंगे सेकंड एफडी, क्या मैं ए डिटरमिन डी को खत्म कर सकता हूँ? तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सबको रखेंगे। आप देखेंगे कि क्या ए का मैं क्लोजर लूँ तो मैं डी इन्फर कर सकता हूँ, अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मैं सी इन्फर कर सकता हूँ। तो ए से आ जाएगा मेरे पास ए और सी आ जाएगा, लेकिन डी नहीं आएगा। तो इसलिए डिसीजन ये है कि वी हैव टू कीप दिस एफडी। यहाँ तक मैंने भी तीसरा भी मैं पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा कि क्या मैं हम क्या कह सकते हैं। ए सी एफ, ये वाली एफडी मैंने खत्म कर दी है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक्सक्लूड करूंगा, बाकी सबको रखूंगा। तो मैं क्लोजर लूंगा ए सी एंड एफ का क्लोजर लूंगा, तो मेरे पास इनिशियली आ जाएगा ए सी एफ। इसके अलावा मेरे पास क्या आएगा, देखें ए से मैं क्या ले सकता हूँ, डी भी ले सकता हूँ, और देखें और क्या क्या आ सकता है, ए डी से बी भी आ सकता है, ए डी से ई भी आ सकता है, ए डी से एफ भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, सी एफ से एच। सी एफ से एच आ जाएगा, सी एच से फिर जी भी आ जाएगा। अगर आपकी राइट हैंड साइड बाकी एफ से आ जाती है, तो देखिए हमारे पास अगर जी आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा इस एफडी के बगैर गुजारा हो सकता है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कार्ड दिस एफडी। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें कि हम कैसे डिसीजन ले रहे हैं कि किस एफडी को रखना है, ये किस डिस्कार्ड एफडी, वाला दोबारा बता दें। कौन सी वाली, थर्ड वाली? यस सर दोबारा। हाँ थर्ड वाली में, अच्छा पहले रूल समझ लेते हैं ना, असूल क्या है। जिस एफडी को रिमूव करना है उस एफडी के अलावा बाकी सबका क्लोजर लेना है, बाकी सबको क्लोजर में शामिल करना है, और जिस एफडी को माइनस करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लेना है, और क्लोजर लेते हुए उस एफडी को कंसीडर नहीं करना, बाकी सबको कंसीडर करना है। अगर राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट क्लोजर में आ जाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जी आप बताएं कि आप सवाल क्या है। अब आप, मैंने क्लोजर आपके सामने लिया है ए सी एफ, ये मैंने लिया है यूजिंग एफ डी 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। मैंने इन एफडीज को इंक्लूड किया क्लोजर लेते हुए, थर्ड वाली को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्लोजर लेते हुए। तो मैंने क्या किया, थर्ड वाली की लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लिया, अगर थर्ड वाली की राइट हैंड साइड क्लोजर में आ जाए तो इसका मतलब है उस एफडी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको रखना पड़ेगा। अब सवाल पूछें कि क्या समझ नहीं है। ये किसी और को सवाल समझ आ गया हो कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी भी। सर इसमें जो एफ डीज हैं 1 2 3 के बाद यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है, तो ये किस बेस पे वो किया अभी गया? हम वहां तक पहुंचे नहीं, जैसे 3 वन टू 4 थ्री वो भी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हमने वन टू ग्रुपिंग थ्री की, तक नहीं हमने ग्रुपिंग की। जब ग्रुपिंग वाले पे पहुंचते हैं तो देख लेते हैं कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है। ओके सर। सर ये जो सेकंड वाली है, आपने उसको मतलब डी आ तो रहा है दूसरे से।
डी आ रहा है, ए आप का क्लोजर लेकर एक्सप्लेन डी कर आ रहा है, सकते हैं टू को शामिल नहीं करना, बाकी सबको शामिल करके फैसला करना है। टू वाले का जब टू वाले को माइनस करने लगेंगे तो टू वाली को शामिल किए बगैर क्लोजर लें ए का, तो क्या डी आ जाता है? हाँ ओके ठीक है, नहीं आता। जी किसने सवाल पूछा था कि डी आ जाता है? सर मैंने पूछा था, समझ आ गया मुझे, नहीं समझ आता। आ रही है, चले ओके। अब आप लोगों ने फोर्थ वाली को देखते हैं कि क्या फोर्थ वाली को डिस्कार्ड किया जा सकता है। अभी उसका सवाल था साथ का कि ये ग्रुपिंग क्या की हुई है, ग्रुपिंग नहीं है, जो एक दफा डिस्कार्ड होगी वो डिस्कार्ड होगी। जैसे थर्ड वाली को हमने डिस्कार्ड कर दिया, थर्ड वाली को दोबारा शामिल नहीं करना कोई, तो आप देखेंगे कि थर्ड वाली को आप शामिल नहीं करना, और फोर्थ का चूंकि हम फोर्थ को माइनस करना चाह रहे हैं तो फोर्थ के बगैर आपने क्लोजर लेना है। फोर्थ को तो हमने रिमूव करना ही था, ए डी का क्लोजर लेने के लिए फोर्थ को शामिल नहीं करना क्लोजर में, लेकिन थर्ड वाले को भी आप शामिल नहीं करना क्योंकि थर्ड वाली को हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, तो वो हमारे सेट से माइनस हो गई। अब थर्ड फोर्थ के अलावा क्लोजर लेते हुए थर्ड फोर्थ के अलावा आप देखेंगे क्या हमारे पास ए डी से बी आ जाता है या नहीं आता। जी ए डी से बताइएगा कि बी आता है या नहीं आता। आता है सर, सी क्योंकि और वो फोर को 11th वाले शामिल नहीं में, करना क्लोजर, कहाँ से आया ए डी से बी? 11th वाले में डी से बी आ रहा है। ओके, ये 11 वाली से डी से बी आ रहा है, तो हमें जो है वो फोर्थ की जरूरत नहीं है, फोर्थ को हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ऐसे ही है। अब फोर्थ वाली चूंकि डिस्कार्ड होगी अब वो डिस्कार्ड ही रहेगी। अब फाइव वाली को अगर आपने ए डी डिटरमन ई है, अब इसको भी आपने डिस्कार्ड करके फैसला करना है कि क्या ए डी से ई आ जाता है या नहीं। अगर हम 3 4 5 को डिस्कार्ड करते हैं, सी फोर तो हो चुके हैं डिस्कार्ड, फिफ्थ का डिसीजन बाकी है। क्लोजर लें जी, ए डी का क्लोजर लें, क्या हमारे पास ई आता है? तो 1 और 2 तो हमारे पास है, तो ए आएगा, डी आएगा, सी आएगा, आ और क्या जाता है। आएगा? कहाँ से? पहले ऊपर से सी आता है और फिर नीचे से एच आता है, तो सी एच से फिर हमारे पास ई आ जाता है। ठीक है, नीचे एच आ जाता है हमारे पास। एच कहाँ से आया? सी एफ से आया, एफ कैसे आया? ए डी से सर एफ आ जाएगा, ए डी सी सिक्स एफ आ वाले जाएगा, ठीक है। हाँ, और और सी सी एफ एच से एच एच आ गया और एच से ई आ गया, ई आ तो इसका मतलब है इसको भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं सिक्स वाली पे। क्या सिक्स वाली को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं? सिक्स है ए डी डिटरमिन एफ, तो हमारे पास ये वाली डिस्कार्ड हो चुकी है पहले से ही। थर्ड वाली खत्म होगी, फोर्थ वाली खत्म होगी, फिफ्थ वाली खत्म होगी, सिक्स वाली का डिसीजन बाकी है। सिक्स वाली को माइनस करके आप सोचें कि क्या एफ आ जाता है या नहीं आ जाता, तो जवाब पहले ही लिखा हुआ है कि नहीं आता, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करके देख लें, एडी से एफ लेके आ जाएं किसी तरीके से, तो नहीं आएगा एफ। कहीं पे भी राइट हैंड साइड पे एफ नहीं है, क्लियरली नजर आ रहा है, तो एफ नहीं आएगा। सो ये आप तमाम, ये टेबल आपके सामने है, आपको रिकॉर्डिंग में नजर भी आ जाएगा, तसल्ली से पूरा टेबल फॉलो कीजिएगा। इसके मुताबिक हमने सिर्फ ये वाली एफ रखी है, 1 2 6 7 8 9 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर हम इसको आगे चलें तो ये हमारे पास वो एफडीज हैं जो हमने कीप की हैं, कीप के साथ वाली एफडीज को हम यहाँ पे ले आए। अब उसके बाद अगला काम करना है। अगला काम ये करना है कि ऐसी एफडीज जिनकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन कौन सी है? 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली एंड 9 वाली, उनको पकड़ना है। उनमें देखना है कि क्या लेफ्ट साइड पे हम एट्रीब्यूट्स को कम कर सकते हैं। अगर ए डी है तो क्या ए डिटरमिन एस से हमारा गुजारा हो जाएगा, या डी डिटरमिन एस से गुजारा हो जाएगा, या हमें दोनों रखने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें तो उसने कहा कि ए का अगर मैं क्लोजर लूं
ए का क्लोजर लिया जाए इन तमाम एट्रीब्यूट्स को देखते हुए, तो क्या होगा, ए सी डी एफ आ जाएगा हमारे पास। ए का क्लोजर में, ए के क्लोजर से एफ आ जाता है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ए डी डिटरमिन एफ। जब ए से एफ आ रहा है पहले ही, तो आपको डी मिला के एफ लाने की जरूरत नहीं है, अकेला ए से एफ आ जाएगा। तो ए डिटरमिन एफ, इसको हम कहते हैं रिड्यूस होके ये कन्वर्ट होगी ए डिटरमिन एफ। तो हमने ये देखना है कि क्या किसी एक एट्रीब्यूट को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, अमीहा का सवाल है, अमीहा। सर ये आपने कहा ए और डी डिटरमिन करता है एफ को, ए डिटरमिन करेगा एफ को, ये कैसे आपने स्प्लिट किया? क्योंकि हम लेफ्ट ये हैंड साइड पे स्प्लिट तो इस तरह स्प्लिट से किया, क्लोजर से ए का क्लोजर लिया कि क्या कि ए अकेला एफ को। देखें, ये वो बात है कि हम जैसे मिनिमल की और सुपर की बातें करते थे कि क्या एट्रीब्यूट्स कम करें तो तब भी हमारा गुजारा हो जाता है। अगर कम से गुजारा हो जाता है तो ज्यादा एट्रीब्यूट्स को लेफ्ट साइड पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि क्या अगर ए या डी अकेला एफ को डिटरमिन कर सकता है तो इसको कम किया जा सकता है। तो हमने देखा कि ए का क्लोजर लिया, तो ए का क्लोजर आप लें, क्या आता है देखें। हमें लेफ्ट हैंड साइड जब क्लोजर लेते वक्त हमें ये सारी जो एफडीज लिखी हैं साइड पे वो सब देखनी है, या सिर्फ वही जिनकी लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं क्लोजर लेते वक्त? आप 6 को माइनस करके देखें, पहले 6 को माइनस करें। अच्छा, करें, कहाँ चला गया, 6 को माइनस करें और फिर देखें एफ आपके पास आता ही नहीं। देखें ए से क्या क्या आ जाता है, ए से सी A आता है, और डी आता है, और जी, बाकियों से एफ कहाँ से आएगा ये बताएं। एफ तो नहीं आ सिर्फ रहा ना, 6 के नहीं, 6 से आ रहा है, एफ नहीं ठीक आ है, शाबाश। अगर मैं 6 को रिप्लेस करके भी सोचूं कि 6 मेरे पास ए डी डिटरमिन एफ नहीं है, ए डिटरमिन एफ है, तब एफ आता है। अगर 6 को हम देखें कि इंक्लूड करें क्लोजर लेते वक्त तो फिर आएगा, अगर हम डिस्कार्ड लेकिन एट्रीब्यूट कम कर दें, एट्रीब्यूट कम कर दें, डी वाला एट्रीब्यूट खत्म कर दें, ठीक है, ठीक है, तब भी एफ आ जाता है। जी, ठीक है, या अगर आप इसको टोटल भी इंक्लूड कर लें, यहाँ पे इतनी वो नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, आप रख भी नहीं खत्म भी कर दें, वो इतना मसला नहीं है। अगर आप दोनों को भी इंक्लूड करके देख लें एफ आ जाए, तब भी हम कहेंगे कि खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ए से हम एफ मतलब ला सकते हैं, और आपको जरूरत नहीं है उसकी, फिर डी की नीड नहीं है। इसमें देखते हैं जहाँ पे खत्म नहीं कर सकते उसको देखें, बी सी जी डिटरमिन डी, क्या बी को हम कम कर सकते हैं, ये देखें। क्या बी का क्लोजर लें अकेला, आप सबको इंक्लूड कर लें, हम उसके बगैर भी देख लेंगे, सबको इंक्लूड कर लें। बी का क्लोजर लें, क्या डी आएगा? बी के क्लोजर से बी आ गया, ठीक है, और क्या आया? बी से और आप क्या ला सकते हैं? कुछ भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि बी से डी नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह से सी का क्लोजर ले लें, सी के क्लोजर से क्या आता है? सी अकेले से क्या क्या आ सकता है? सर कोई सी चीज नहीं आ ही सकती। आएगा अकेला। ठीक है, और नीचे लिखा भी हुआ है वैसे नहीं भी। आया, हाँ, तो जी का क्लोजर लें तो सिर्फ जी आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप देखें, चलें हम सिंगल एट्रीब्यूट पे नहीं जा सकते, चलें कोई दो पे चले जाएं, बी सी कर लें, बी सी जी कर, बी जी कर लें, या सी जी, इनमें से किसी कोई इस तरह से कर सकते हैं। तो उसका भी क्लोजर लेके देखा, बी सी से बी सी आया, बी जी से बी जी आया, सी जी से सी जी आया, डी नहीं आ रहा किसी भी तरीके से, तो हमें ये एफ रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ ये 6 वाली एफ है जिसमें से आप कम कर सकते हैं, बाकी तो उन्होंने कहा है कि रखनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन में ज्यादा डिटेल में नहीं कह रहा, तो आप वो बाकी भी सेम ही है, सी का क्लोजर लें, एफ का क्लोजर लें, तो ए आ जाएगा। जस्ट मेन ये है कि आप एल्गोरिथम समझ लें। एल्गोरिथम ये है कि ऑल द एफटीज इन बी हैव द सिंगलटन राइट हैंड साइड। फिर हम दूसरा पॉइंट ये किया था, इफ एनी एफटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द बी देन द रिजल्ट इज नो लॉन्गर अ बेसिस। ऐसा तो नहीं है कि उसको रिमूव करने से बाकी वो एफटी इन्फर नहीं की जा सकती, अगर नहीं की जा सकती उसे कीप करेंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगे। थर्ड वाली ये है कि इफ फॉर एनी एफटी इन बी वी कैन रिमूव वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने रिमूव करने हैं एट्रीब्यूट्स, तो अगर वो रिमूव किए जा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको
हमें मिनिमल बेसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है। सिर्फ 6 वाली में हमने ए डिटरमिन एफ किया है, बाकी सब जो है वो हमें रखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये करने के बाद दोबारा से फिर पॉइंट 2 और 3 चेक करें कि क्या किसी एफटी को अभी भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि एफटी नंबर 2 को डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो आप रिपीट करेंगे अनलेस कि कोई एफटी को मजीद रिमूव नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने दूसरी एफटी दोबारा रिमूव कर दी। अगर आप एल्गोरिथम के एंड पे देखें तो उसमें भी ये है कि आप ये वाला जो 2 और 3 पॉइंट है दोबारा एक दफा चेक कर लें, और ये भी देखें कि कोई अगर मिनी ट्रिवियल डिपेंडेंसी आ गई है तो उसे भी खत्म कर दें। तो 2 वाली भी आपकी निकल गई। 2 वाली कैसे निकली? 2 वाली थी क्या? ये थी ए डिटरमिन डी, ए डिटरमिन डी। तो 2 वाली को खत्म करके क्या इससे ए डी डिटरमिन किया जा सकता है? देख के जरा मुझे बताएं। इसमें 2 वाली शामिल नहीं है। तो देखें इस क्लोजर की बेस पे ए का क्लोजर लिया, ए आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, डी कहां से आएगा? सी एफ से एच आ गया, सॉरी एच से डी आ गया। तो ए से डी इन्फर किया जा सकता है सेकंड एफटी की बगैर। तो मिनिमल बेसिस में कोई सवाल तो बता दें। सर 7th वाला क्यों हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे? हमारे पास सी एफ से एच आ रहा है, फिर उसके बाद डी भी आ रहा है 8 से। 7th वाली क्या है? बीसीडी, बीसीजी। जी सर। इसको खत्म करते हैं। चलें आप क्लोजर लें। बीसीजी से आपने मुझे डी ला के देना है। सर पहले वो ए पॉइंट भी से आप ठीक हमारे पास सी एफ ठीक आ हो। जाएगा। कहाँ से? बीसीजी मैंने लिख दिया, बताएं सीएफ कहाँ से आया? सर नहीं, अगर हम ए से स्टार्ट करें, बीसीजी को हटा दें और फिर बाकी सबसे लें। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने देखना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इन्फर होनी चाहिए बस, किसी ना किसी तरीके से क्लोजर लेके। तो मेरा नहीं ख्याल कि 7th आप इस तरह कह रहे हैं ना कि 7th को खत्म कर दें, बिल्कुल बिल्कुल ही। जी सर। तो 7th को अगर आप खत्म करते हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से लेके आना डी। ऐसा नहीं है कि आप ए से स्टार्ट करें, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके क्या डी आ सकता है? ये नहीं, सवाल ये है। आ सकता है बताएं। सर, आ सकता है अगर हम बता बीसीजी से स्टार्ट करें तो, लेकिन अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो भी तो आ जाता है। 7th को खत्म करके आपने बीसीजी से स्टार्ट करना है। 7th आपको लोहिए में शामिल नहीं है। लाएं आप डी लाइन। सर वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम ए से स्टार्ट करें तो हमारे पास सी एफ आ जाता है, फिर सी एफ से हमारे हाँ, पास एच आ इसमें जाता ए है, नहीं है ना। एच से देखें फिर आगे डी आ इसमें जाता है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। आप क्लोजर कैसे ले रही हैं? मुझे लगता है क्लोजर ए में से थोड़ी सी ए का ले कंफ्यूजन रही हूँ होगी। ए का क्लोजर नहीं लेना, बीसीजी का क्लोजर लेना। मैं। जिसको निकालना चाह रहे हैं उसका क्लियर लेना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लेना। आप ए से स्टार्ट तब करेंगे अगर आप 1 या 6 को रिमूव करना चाहते हैं। जिसको निकालना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है सर। ठीक है? वरना तो फिर मसला ही खराब हो जाएगा। फिर तो आप हर चीज रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहला पॉइंट ये था कि फाइंड द मिनिमल बेसिस, जो हमने फाइंड एल्गोरिथम पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास 6 मिनट है 12:30 तक। तो हम कर लें या ना करें, सवाल ये है। कर लेते हैं, छोटी सी बात है। यूनिट डिटरमिन कंपनी और क्या था हमारे पास? कंपनी प्रोडक्ट यूनिट, यहाँ में मसला आया था। जी सर, यही था। ठीक है, ओके। और फिर हम यहाँ पे इसकी की भी निकाल देते हैं। टेबल था यूनिट कंपनी प्रोडक्ट। इस टेबल की क्या बनेगी? कौन बताएगा?
यूनिट तो इस टेबल की नहीं बन सकती, कंपनी और प्रोडक्ट तो इस टेबल की हो सकती है, कंपनी एंड प्रोडक्ट। कोई और भी की है तो वो भी बता दें। ये की फर्स्ट की है और दूसरी की बताएं कौन सी है। सर जिसमें तीनों आ जाए। सर यूनिट तीनों और तो वो प्रोडक्ट। फिर सुपर की हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी, मिनिमल की होती है ना। यूनिट एंड प्रोडक्ट से कंपनी आ जाती है, यस, शाबाश। तो हमारे पास दो कीज हैं इस टेबल की, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि किसी भी एफडी के लिए अगर आप स्प्लिट करने लगे तो दो में से एक कंडीशन तो आपने सही करना है। पहली कंडीशन तो हमें बीसीएनएफ की है, वो क्या है, फॉर एनी एफडी एक्स डिटरमन ए कह लेते हैं, एक्स शुड बी द की, एक्स शुड बी की। तो बीसीएनएफ के मुताबिक ये वाली जो एफडी है वो बैड एफडी है, इसको स्प्लिट करना लाजमी है। लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, यहाँ पे और लगा देती है, और लगा दिया, और के अंदर उसने कहा कि ये वाली कंडीशन या कंडीशन नंबर 2 इनमें से कोई एक पूरी हो जाए तो तब आपने सेपरेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये वाली कंडीशन बताना था आपको, बुक से समझते हुए मुश्किल हो गया था भाई। राइट हैंड साइड के जो एट्रीब्यूट्स हैं, राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स आर पार्ट ऑफ एनी की। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपकी एफडी गुड एफडी बन जाती है। अगर आप देखें तो पहली कंडीशन इस पे ट्रू नहीं होती, बीसीएनएफ से पहली कंडीशन देता है, वो कहता है कि इसको सेपरेट कर दें। थर्ड नाम फॉर्म ने क्या किया, उसने कहा और लगा लो, और ये है जो राइट हैंड साइड है आपकी जिसमें कंपनी आ रहा है, क्या ये किसी की का पार्ट है? यस, की नंबर 1 का पार्ट है कंपनी, तो ये भी गुड एफडी है, इसको आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब सेपरेट नहीं करेंगे तो एफडी का लॉस नहीं होगा। जी अब यहाँ तक कोई सवाल? बड़ी सिंपल सी बात मैंने बताई है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म गुड एफडी को डिफाइन करते हुए थोड़ी सी कंडीशन रिलैक्स कर देती है, और ऐड करके कंडीशन को रिलैक्स कर देती है। जी कोई सवाल इसके ऊपर? सर कंडीशंस एक बार रिपीट कर दें जो गुड एफडी की हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, आपको पहले कंडीशन समझ आती है जो बीसीएनएफ की है? जी सर। दूसरी कंडीशन ये है कि जो राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स हैं B1 B2 BM, उसने कहा मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर पार्ट ऑफ सम की। अगर मैं देखूं डेटा नॉट अमंग एस, ये छोड़ दें, ईच अ मेंबर ऑफ सम की, मतलब किसी ना किसी की का पार्ट होना चाहिए। ये जो राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है इसको किसी की का पार्ट होना चाहिए। अगर किसी की का पार्ट है तो इसे सेपरेट नहीं करेंगे। अगर मैं देखूं तो ये किसी की का पार्ट है कंपनी, इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया जाता। मैं एक एग्जांपल भी देख लेता हूं क्विकली। ये एग्जांपल आपके सामने है, बुक की एग्जांपल है 3.27, A B C D एंड E, और एफडी हमारे पास A B डिटरमिन C डिटरमिन B एंड A डिटरमिन D। तो आपने तरतीब में देखना है। अच्छा, सबसे पहला काम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है फाइंड मिनिमल बेसिस। तो बुक ये कहती है कि हमने एग्जांपल ही वो चूज किया है कि इसकी मिनिमल बेसिस भी यही होगी, इसको मजीद आप कम नहीं कर सकते। वो आप खुद ही कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्यों नहीं कम कर सकते। बुक वाले ने लॉजिक भी दी हुई है यहाँ तक कि ये पहले ही, ये हमारे पास पहले ही मिनिमल बेसिस है, ठीक है। उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है अब आपने सेपरेट करना शुरू करना है। इस टेबल की पहले की फाइंड कर लें। आर की क्या होगी? की निकाल लें आर की। क्या ए बी की हो सकती है? नहीं। ए बी ई की हो सकती है? यस सर। यस सर। और ए से ई भी हो सकती है। उसने ये दो कीज लिखी हुई हैं, उसने कहा है कि दो कीज है हमारे पास, ठीक है। सेक्शन ए और सी वालों की क्लास स्टार्ट तो नहीं हो गई? मतलब मैडम तो नहीं तंग कर रही हैं आपको? सर उन्होंने 12:30 तक क्लास पोस्टपोन की थी। चलें फिर मेरा ख्याल है फिर मजीद
मिसयूज नहीं करना चाहिए टाइम। इसको हम कंटिन्यू करते हैं 4:15 बजे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 5-7 मिनट इस एग्जाम्पल में लग जाएंगे। ठीक है, सर एक सवाल है। थैंक यू सर। ये रेहान का सवाल है भाई, रेहान अल्लाह का। सर आप पीछे बता रहे थे ना कि जो राइट साइड पे है उसको किसी का की का पार्ट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 5-6 कंपोनेंट मतलब आगे हैं तो हमें उसमें से कोई एक होना जरूरी है या 5-6 सारों का होना जरूरी है? अगर 5-6 कंपोनेंट्स हैं तो सबको किसी ना किसी की का पार्ट होना चाहिए। अगर लेट से मैं सर कहूँ सबको एक ही की का पार्ट होना चाहिए या अलग अलग की का भी पार्ट हो सकते हैं, मतलब कि कोई किसी का शाबाश, हो रहा है कोई आपने किसी बड़ा का। अच्छा सवाल किया। ये देखें, ये आपकी बात का जवाब है, सेम की का पार्ट होना लाजमी नहीं है। हो सकता है कि एक एलिमेंट जो है वो की 1 का पार्ट हो, दूसरा जो है जैसे दूसरा की 2 का पार्ट भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास था यूनिट डिटरमिन कंपनी कॉमा प्रोडक्ट, इस तरह से है, तो ये तो सेम की का पार्ट हो गया। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का केस होता हम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम बाद में दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे, बच्चे जो चले जाएंगे उनके लिए दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। वो ये है कि आपके पास एक ए डिटरमिन बी एफ, लेट्स से यहाँ पे मैं एफ लगाता हूँ, इसको ई नहीं करते, इसको एफ कह देते हैं, ए बी एफ, और इसको सी भी कह देते हैं। अब 3 कंपोनेंट्स आ गया, मैंने देखना है ये गुड एफ है, ये बैड एफ है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, यहाँ पे चूंकि एफ नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। तो क्या ये तीनों एट्रीब्यूट्स, पहली बात तो ये है कि ए को की होना चाहिए, अगर ए की नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है कि ये वाले राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स किसी ना किसी की का पार्ट होना चाहिए। बी जो है वो की 1 का पार्ट है, के 1 का पार्ट है, एफ जो है वो के 2 का पार्ट है, सी जो है वो के 2 का पार्ट है। तो ये अलग अलग कीज का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ रहे हैं, अदरवाइज बाकी ए और सी वाले तो खास तौर पे अपनी क्लास ज्वाइन करे जाए। ओके सर, थैंक यू। सर ये मीट का सिलेबस कब डिस्कस होगा? मिड्स का सिलेबस में आपने क्या डिस्कस करना है? बताएं, चैप्टर 3 शामिल है मिड में, इसलिए हमने भागदौड़ लगाई है ये चैप्टर 3 कंप्लीट करने में। सर ये आपने 3.2 करवाई है? 3.34 सब कुछ ही करवा दिया, मैं ऐसा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये है हमारे पास बुक। तो मैंने क्या क्या करा दिया, 3.3 में हमने डिजाइन को डिस्कस करना स्टार्ट किया, एनॉमलीज हम बातें कर चुके हैं पहले से, डिकम्पोज कैसे करते हैं वो भी बात हो गई है, इधर लॉसलेस टाइम की डिस्कशन होगी, सॉरी बाय स्पॉट नाम फॉर्म आ गया है, लॉसलेस टाइम भी आगे आ जाएगा। पीसीएनएफ मैंने आपको करा दिया, कैसे डिकम्पोज करना है वो भी बता दिया, उसका एल्गोरिथम भी बता दिया, ये उसकी एग्जांपल्स चल रही हैं। ठीक है, ये उसका एल्गोरिथम आ गया डिटेल में। तो ये 3.3 कंप्लीट हो गया। 3.4 में क्या है, गुड और बैड डिजाइन की बातें हो रही हैं, जो हमने 3 चीजें बताई थी कि रिडंडेंसी खत्म होनी चाहिए, नो लॉस है, एफटी प्रिजर्वेशन है, तो ये भी बातें हमने कर ली। इसका लॉसलेस जॉइन के लिए जो केस टेस्ट है वो मैं आपको करवाऊंगा। नजर ही नहीं आ रहा। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप जाएं जाएं, शाबाश, ये तो जस्ट किसी ने पूछा है तो उसको बता दिया। 3.4 भी हो गया है, बी वाले एक देखना है तो देख लें। मन नजर से आए कुछ। 3.4 हमारे पास हो गया, 3.5 भी हो गया, तकरीबन स्टार्ट हो गया, खत्म हो जाएगा। 3.5 तक बच्चों हमने कर लिया है, फिर सवाल सेक्शन बी वाले हैं तो पूछना है तो पूछ ले, वरना मैं क्लास क्लोज कर
जी कुछ सवाल आया तो पूछते हैं सेक्शन B1 का, वरना फिर मैं क्लास क्लोज करूँ। नो सर। अच्छा चलें फिर ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह 4:15 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।